स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। वैसे तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी शुरुआत मानी जाती है 1707 से, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। बट उससे पहले के कुछ इंसिडेंसेस हैं जो हिस्ट्री रही है वो हमें जरूर समझनी पड़ती है आगे के इंसिडेंसेस को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली पावर इंडिया में यूरोपियन पावर आई थी वो आई थी पोर्चुगीज पावर। इसके बहुत सारे रीजन थे कि आखिरकार यूरोपियंस इंडिया में आए ही क्यों, क्यों उन्हें जरूरत पड़ी कि हमें इंडिया की तरफ चलना चाहिए। जैसे वास्को डिगामा सबसे फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में आया, जिसने इंडिया तक का रास्ता खोजा थ्रू फ्रॉम यूरोप। और रास्ता भी ओशियन रूट, सी रूट जो था उसके थ्रू वो आया था। लैंड रूट के थ्रू तो अलेक्जेंडर पहले आ चुका था यूरोप से, बट सी रूट के थ्रू वो फर्स्ट यूरोपियन था जो इंडिया आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे कि वो आए क्यों, उनके आने का मकसद क्या था और उनके आने की मजबूरी क्यों हुई। कि कुछ ऐसे रीजन थे कि उनको मजबूर हो गया कि उनको हमें इंडिया जाना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उनका मोटिवेशन था दैट इज इकोनॉमिक मोटिवेशन। एक्चुअली में क्या है कि अब से नहीं, बहुत साल पहले से इंडिया और यूरोप ट्रेड करते आ रहे हैं। जब वहां पे पहले की डायनेस्टीज थी लाइक रोमन एम्पायर, तब से हमारा ट्रेड चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। बीच बीच में ब्रेक आते रहते हैं लेकिन एक रेगुलर ट्रेड चलता रहता था। तो और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पेपर, जिसको बोला जाता है यवन प्रिय। इंडिया में टर्म दिया गया था यवन प्रिय पेपर को, क्योंकि वो रोमन्स को बहुत प्रिय था। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि यूरोप में जो सर्दियां होती हैं वो बहुत हार्श विंटर्स पड़ती हैं। आज का जो यूरोप है वो उससे आप कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि आज तो हमारे पास हीटर्स होते हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उनको जो फूड चाहिए होता था ना वो 3-4 महीने का भाई इकट्ठा करके रखना पड़ता था। जैसे नवंबर से लेके जनवरी तक या फेब तक ना कुछ फार्मिंग होगी, क्योंकि सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो उस पीरियड को उन्हें सर्वाइव करने के लिए पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज पेपर यूज होता था फूड प्रिजर्वेशन में। और स्पेशली वहां की जो ईटिंग हैबिट्स है वो मीट है, तो मीट में पेपर को लगा के रख देते थे और उसको विंटर्स में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते थे। उससे फ्लेवर भी आ जाता था और एक दवाइयों की तरह इस्तेमाल भी हम पेपर का करते हैं आज भी हम जो देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्हें पेपर बहुत प्रिय था। और पेपर की ट्रेड कहाँ से होती थी? इंडिया से, और जो स्पाइस आइलैंड पड़ते हैं हमारे, दैट इज इंडोनेशिया एंड जावा, जावा एंड सुमात्रा जो बोलते हैं स्पाइस आइलैंड। तो सबसे पहला तो ये था रीजन। उसके बाद प्रॉफिट पोटेंशियल, कि भाई जो भी उन्होंने देखा यूरोप में, जैसे वास्को डिगामा आए और जब वो यहां से अपना सामान लेके गए ना, और जो उन्होंने बेचा वो 10x पे बेचा, कि मतलब 1 रुपए की चीज हम 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। तो वहां के जो और मर्चेंट्स होते थे उनको दिखता था यार एक बार इंडिया की ट्रिप लग जाएगी तो हम भी माला माल हो जाएंगे। तो उनके पीछे भी एक काफी ये बड़ा मोटिवेशन होता था कि यार इंडिया जाके ट्रेड करनी है एक बार। तो इस चक्कर में बहुत सारी पावर्स थी जो आई रेगुलरली। स्पाइसेस बॉट चीपली इन इंडिया कुड बी सोल्ड एट 10 to 20 times द प्राइस इन यूरोप, एंड सिंगल सक्सेसफुल voyage कुड मेक मर्चेंट्स वेल्दी। अगर जिंदगी में एक ही ट्रिप लग जाती थी ना इंडिया की, तो उन्हीं से उनका इतना पैसा इकट्ठा हो जाता था कि वो पूरी जिंदगी गुजार सके आराम से वहां पे। और ये था सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग द अरब इटालियन मोनोपोली। तो इसको एक मैप से समझते हैं। ये हमारा पुराना सिल्क रूट है जिसको हम देख रहे हैं, एक समरकंद से होते हुए बगदाद, उसके बाद से कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये इंडिया के थ्रू जाता था। तो ये पहले की जो सारी ट्रेड थी ना वो सब हिंडर कर दी राइज ऑफ टर्क्स, जो ऑटोमन एम्पायर हुआ। अब उन्होंने जो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ना इस पे कैप्चर कर लिया, और कैप्चर के क्या करा, बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगा दिए। मतलब अगर 10 रुपए की चीज है तो भाई 15 रुपए तो टैक्स में दे दो। तो उस वजह से जो भी सामान इंडिया के थ्रू जाता था वो बहुत कॉस्टली पड़ने लगा। अब कॉस्टली पड़ने लगा तो इन्फ्लेशन राइज हुई। तो एम्पायर्स को काफी, वहां पे जो लोग थे उनको दिक्कत होने लगी। तो उनके दिमाग में आया कि यार इंडिया से डायरेक्टली क्यों ना हम ट्रेड कर लें, इन लोग इन जो मिडिल मैन है इसको हटा के। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने इंडिया का रास्ता, जो रास्ता था उसको खोजना चाहा। तो जो सबसे पहले आए थे वो वास्को डिगामा 1498 में। वो
केप ऑफ गुड होप्स, यहां तक का तो रास्ता बहुत लोगों ने पहले देख लिया था, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जा पाता था। तो जो सबसे पहले आए वो थे वास्को डिगामा, और उनको लाने वाले थे अब्दुल, हमारे लोकल मर्चेंट। वो यहाँ टकराए। एक्चुअली केप ऑफ गुड होप्स माना जाता है कि यहाँ बहुत तूफान आते हैं, तो जो शिप्स होती हैं उनका बहुत इश्यूज होता था, तो उसको पास करना ना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। अब इनको यहाँ पे जो हमारे इंडियन मर्चेंट हैं वो टकराए, उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करा, उस रास्ते को वास्को डिगामा से शेयर करा, और साथ में लेके ही आए थे फर्स्ट टाइम तो, और उतारा था कैलिकट में, जहाँ पे जेमोरिन जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा था। तो ऑटोमन एम्पायर कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आज का जो इस्तांबुल है उसको बोलते हैं, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था, आज भी ये टर्की के पास है, उसकी कैपिटल है। एंड इंक्रीज टैरिफ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट ट्रेड, एंड फोर्स यूरोपियंस टू सीक ऑल्टरनेटिव सी रूट्स। अब न्यू मार्केट, अब धीरे धीरे क्या था, यूरोप में ना रेनेसां होने लगा था, मतलब एक साइंटिफिक उनका एक रेवोल्यूशन हो गया था। उससे बहुत सारी चीजें थी जो, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उनको अपने जो इंडस्ट्री थी उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, एक मार्केट चाहिए था। तो इन सब चीज़ों के रीजन से उन्होंने देखा कि यार, अब हमारा तो जो एरिया है वो तो पूरा सैचुरेट हो रखा है, तो हम और जो दुनिया की जगह है वहाँ चलते हैं। तो जो स्पेनिश थे उन्होंने यूएसए, उसके बाद आपका साउथ अमेरिका वहाँ गए, जो पोर्टुगीज थे उस टाइम पे वो आए आपके इंडिया के पास। The India provided a cheap raw materials for European industries, creating new markets and establishing direct trade. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स, तो इट वॉज अ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। तो पूरे उसमें ना वहाँ उत्सुकता हो गई कि भाई दुनिया में और कौन कौन सी जगह हैं, उनको हमें देखना भी चाहिए। तो इस चक्कर में वहाँ के जो स्पेशली जो वहाँ का किंग थे, राजा, दैट इज प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, उनको तो नाम ही दे दिया गया था नेविगेटर। उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। और उस टाइम पे जो शिप बिल्डिंग थी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए, बेटर नेविगेशन टूल्स आए, लाइक कंपास, और कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग सिस्टम जो होता था वो बहुत अच्छा लेवल का हो चुका था, क्योंकि जो भी एक्सप्लोरर जाता था वो कुछ ना कुछ उस पुराने मैप्स में कुछ ना कुछ ऐड करता रहता था। सुपीरियर नेवल टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल नॉलेज। ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास, तो इट वाज साइन बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल। इस ट्रीटी के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड को दो भाग में पार्ट कर लिया। तो उस टाइम आपको पता है कि दुनिया में नए नए लैंड डिस्कवर हो रहे थे, और हर कोई चाहता था कि वो उस पर कब्जा करे और अपनी हुकूमत करे। तो जैसे अभी यूएसए सुपर पावर है, कोई माने ना माने, हर कोई ये बोलता रहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इंडिया भी इंक्लूडिंग, हम उसको इंक्लूड करते हैं, बट ऐसा नहीं है, सबको पता है इस टाइम पे जो सुपर पावर है यूएसए है। चाइना उसको बहुत अच्छी तरह चैलेंज करने वाला है कुछ टाइम में, लेकिन अभी के लिए तो भाई यूएसए है। उससे पहले होते थे यूएसए और यूएसएसआर दोनों, उससे जस्ट पहले होते था यूके, और उससे पहले हुए थे पोर्चुगल और स्पेन। तो जब ये नए जो लैंड थे ये डिस्कवर होना चालू हुए, तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ईस्ट के जितने भी लैंड डिस्कवर होंगे वो मैं रख लूंगा, जो वेस्ट होंगे वो तू रख लियो। तो पोर्चुगल ने चूज करा ईस्ट वाला पार्ट, और स्पेन ने चूज करा वेस्ट वाला पार्ट। तो अभी भी हम अगर वहां की हिस्ट्री की देखें कि कैसे इसने पूरी दुनिया चेंज करी, तो साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज हैं वो स्पेनिश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उन्होंने बेसिकली क्या करा था कि वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स होकर ब्रीड करके एक नई टाइप की पॉपुलेशन इमर्ज हुई। तो द लैंड डिस्कवर्ड आउटसाइड ऑफ यूरोप अलोंग अ मेरिडियन ऑफ 370 डिग्री लीग्स वेस्ट ऑफ द केप वर्डे आइलैंड्स, lands to the west of the line were for Spain and lands to the east were for Portugal, aiming to prevent conflict between the two exploring powers. अब ये तो हमने पता ही है कि वास्को डिगामा 1498 में ये कैलिकट में पधारे थे। इनका बहुत ग्रैंड वेलकम करा था जेमोरिन ने, क्योंकि देखो यार ट्रेड सबको पसंद आती है, हर कोई चाहता है कि ट्रेड हो उसके। अब भी मोदी जी भी जाते रहते हैं पूरी दुनिया में, घूमते रहते हैं कि ट्रेड करो ट्रेड करो। ट्रेड दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू सिविलाइजेशन फ्लरिश करते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ट्रेड हमेशा से, आज से नहीं हजारों सालों से, जब भी ह्यूमन रेस एग्जिस्टेंस में आई है, ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। तो ऑब्वियसली उनको आया तो उनको लगा ट्रेड अच्छे से होगी, वहाँ के जो कंट्रीज हैं ये जो बीच में प्रॉफिटेबल है, हम भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे, और जो बीच में मिडिल मैन थे उनको वो
हट जाएंगे। बट किसी को ये नहीं पता था कि पोर्चुगीज चाहते क्या है। इससे पहले अरब, चाइनीज और डिफरेंट पावर जो थी वो इजिप्शियंस हो गए, जितने भी हो गए, वो सब आराम से फ्रीली ट्रेड करते थे इंडियन ओशन में। सब पैसा कमा रहे थे क्योंकि ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल थी। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से लेके वहां बेचा और बीच में काफी सारा मार्जिन कमाया। सब खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन फिर पोर्चुगीज ने आते ही सब डिसरप्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई केवल हम ही ट्रेड करेंगे और सारा पैसा हम ही कमाएंगे। तो वहां से सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इन्होंने सबसे पहले जब वास्को डिगामा दोबारा आया 1501 में, उसने जेमोरिन से रिक्वेस्ट करी कि भाई तुम अपनी ट्रेड से ना अरब को एक्सक्लूड करो। बट जैमोरिन ने वो बात नहीं मानी। तो अब ये नहीं मान रहे तो उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस दुनिया से काफी आगे चले गए थे। और साइंटिफिक डेवलपमेंट उस टाइम पे जो हो रही थी यूरोप में बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उनकी जो फायर पावर थी शिप्स की, वो बहुत ज्यादा थी, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो वो उनको पता था अगर वॉर होगी तो वो आराम से जीत जाएंगे। और पोर्चुगीज का इकलौता मकसद था कि पूरे इंडियन ओशियन में हम एक सुपर पावर रहें और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं जैसे अरब्स हो गए, चाइनीज हो गए, वो हट जाएं। दे बेसिकली वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर स्पेशली द अरब्स। तो वास्को डिगामा once again came to India in 1501. The Zamorin declined to exclude the Arab merchants in favor of Portuguese. तो he combined commercial greed with ferocious hostilities and break the vengeance of Arab shipping where he could. मतलब जहां भी इनको दिखता था ना, ये लूट मार एक तो बहुत करते थे। पायरेसी के लिए पोर्चुगीज हमेशा से फेमस रहे। इन्होंने मतलब वो कहते हैं ना कि इंग्लिश भी शायद इतने बुरे नहीं थे जिन्होंने जिन्होंने जितना बुरा ये थे। इन्होंने जितने अत्याचार पूरे इंडियन पॉपुलेशन अरब्स पे करे, वो किसी भी स्तर पे हो, सबसे ज्यादा पोर्चुगीज ने करे थे। तो इसी वजह से इनका बाद में हम देखेंगे कि डाउनफॉल भी हुआ। क्योंकि ये हर एक को ही परेशान करते रहते तो, और हर एक एक्सपेक्ट में कि चलो यार थोड़ा तो रखो, मॉरल रखो कि चलो ट्रेड चल रही है तुम भी थोड़ा रख लो। फिर इन्होंने पास देना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमारा पास लोगे तो ही इस एरिया से पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था, इनके पास सुपीरियर नेवल शिप्स थी जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो अब यूरोप में ये पता चल गया कि भाई इंडिया में ना हमारा दबदबा इंडियन ओशन में बनता जाता है, मतलब बन गया अच्छा खासा। तो उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट 3 साइट थी उनको ग्रेजुअली, हमने सबसे पहले, हाँ, इससे उससे भी पहले हमारी जो 3 साइट थी अपनी स्टेशन उन्होंने इंडिया में बनाए। वो 3 लोकेशन पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, दैट इज कैलिकट, कैनेनॉर और कोचिन में। तो ये मैप में देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, अभी ये खाली स्टार्टिंग है इनकी पोर्चुगीज रूल की इंडिया में। तो कैनेनॉर, माहे, तो ये फ्रांस की थी, हम बाद में देखेंगे, कैलिकट और कोचिन। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी जो इन्होंने सेटअप करी थी एंड बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर पोर्चुगीज। और सबसे इन्होंने जो खराब करा कि इनको धीरे धीरे फोर्टिफाई करना चालू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमें अरब से खतरा है और खतरा दुनिया को इन्हीं से था। लेकिन उस खतरे का प्रटेक्स दिखा दिखा के इन्होंने अपनी जो ट्रेड सेंटर से उनको फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। मतलब उसमें किले बना दिए ताकि कोई हमला करे तो खुद को बचा पाए। और उसके बाद उनको ये पता चल गया था कि भाई अब तुम्हारा ना अच्छा खासा सिक्का इंडिया में जम गया है। तो उन्होंने सबसे पहले एक गवर्नर अपॉइंट करा कि भाई जाओ और इंडिया में अपना वर्चस्व जमाओ। तो उनका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। In 1505, the King of Portugal appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient forces to protect the Portuguese interest. The newly appointed governor was asked to consolidate the position of Portuguese in India and destroy Muslim trades by seizing Aden, Hormuz and Malacca. ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होते हैं उन पे चाहते थे कि पोर्चुगीज कब्जा कर ले पूरी तरह। अभी हम इसको देखेंगे कैसे। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां पे कब्जा जाती है दैट इज गल्फ ऑफ एडन। तो जितनी भी अफ्रीका के थ्रू जो ट्रेड होती है वो गल्फ ऑफ एडन से होकर गुजरेगी। तो ये चाहते थे यहाँ पे हमारा बहुत तगड़ा कब्जा हो जाए। उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो आज भी एक चोकिंग पॉइंट है, ईरान जिसको धमकी देता रहता है। तो ऑब्वियसली जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो इस एरिया की ट्रेड को कंट्रोल कर लेगा। तो उनका भी मकसद यही था। और स्टेट ऑफ मलक्का लोकेटेड था, ये बेसिकली सिंगापुर में लोकेटेड है इस साइड कहीं पे। तो इसमें इंडिया का बहुत अभी एक मेजर हमारा डिफेंस पैक्ट है सिंगापुर से, जिसमें हमारा वहां पे एक बहुत ही नेवल हमारा सेंटर है। तो द इजिप्शियंस
अब क्या हुआ, जब तुम अपना दबदबा बनाना चाहोगे तो जो और पावर्स हैं जैसे इजिप्शियन हो गए, अरब हो गए, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए इन लोगों के। तो सबसे पहले हुई बैटल ऑफ दीव। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्शियन एंड गुजराती नेवीज ने पोर्चुगीज को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसमें एल्मिडा का जो बेटा था वो खुद भी मारा गया। बट जो पोर्चुगीज थे वो हमसे बहुत सुपीरियर हो चुके थे, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो हम तो कुछ भी, हमारी जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स थी वो पहले के टाइम से यूरोपियंस मतलब बहुत सुपीरियर थी। लेकिन जो करंट चल रहा था, जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट एकदम से यूरोप में हुई थी उसके मुकाबले वो काफी पीछे रह गई थी। तो इस चक्कर में लॉन्ग रन में तो हमें हारना ही था। तो एल्मीडा's विजन was to make Portuguese the master of Indian Ocean. His policy was known as the ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यही कि पूरे इंडियन ओशियन में भाई हमारा कब्जा हो, यहाँ से जितनी भी शिप्स जाए वो हमारे थ्रू जाए, जितनी भी ट्रेड हो रही हो वो हम कंट्रोल कर लें। और इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम चालू करा, द कार्टरेज सिस्टम। जिसमें है कि अगर तुम्हें इस एरिया से निकलना है तो भाई हमसे पास लोगे। दिस वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम इन विच Portuguese officials issued passes to Indian merchants, allowing them to trade without interference। मतलब इंडियन जी भी शिप्स थी ना, जैसे मुगल्स बाद में काफी पावरफुल बने, लेकिन उनको भी अगर सी के थ्रू ट्रेड करनी होती थी, अरब्स के थ्रू, अरब जाना है अपना सामान कहीं और पहुंचाना है, तो भाई इनका पास लेके चलना पड़ता था। आप समझ रहे हो क्या हालत थी, कि लैंड में तो ठीक है हम सुपीरियर हैं, लेकिन सी में हमारा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस वो हम देखेंगे कि बाद में जो मराठास थे उन्होंने काफी अपनी नेवी तगड़ी करी थी। और जो सेकंड गवर्नर बने अल्फेंसो डी अल्बोर्क्यूर्क्यू, ये बहुत ही अजीब सा नाम है, तो अगर कुछ मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एंड ही वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ यूरोपियन एम्पायर, यूरोपियन नहीं पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने पहली बार इंडिया की जो टेरिटरी थी कोई, उस पर अपना सिक्का जमाया और वो अपने कंट्रोल में ले आए। तो नाम था इनका अल्फेंसो डी अल्बोर्क्यूर्क्यू। ये रहे 6 साल तक लगभग। ही सक्सीडेड एल्मिडा एंड स्टैब्लिश पोर्चुगीज बेसिस स्ट्रैटेजिकली ओवरलुकिंग द एंट्रेंसेज ऑफ द इंडियन ओशियन। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स। जैसे आज भी गुजरात में जो काफी एक मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं, तो उस टाइम पे भी था। हम काफी मतलब वैसे तो हम शिप बनाने में इंडिया बहुत पहले से काफी टाइम से आगे रहा है, लेकिन इन्होंने उसको भी कंट्रोल करना चालू कर दिया। मतलब हर तरीके से भाई अपना कंट्रोल चाहिए, कि ताकि हमारा सिक्का जमा रहे। जहां भी शिप बन रही है हम बताएंगे किसको बेचोगे, शिप में जो भी सी में शिप चलेगी वो हमारे कंट्रोल से चलेगी। और ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, ये फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन पावर ने इंडिया के लैंड को डायरेक्टली कब्जा कर लिया था। ठीक है, इससे पहले अलेक्जेंडर तो आया था, उसने करा था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए चला गया था। लेकिन परमानेंटली अब यहां से हमारी कोलोनियलिज्म की स्टार्ट हो चुका है, कि पहला हमारा जो इंडिया का एरिया है वो एक यूरोपियन पावर के पास जा चुका है, और वो कोलोनियल रूल के अंदर आ चुका है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, डेवलपमेंट करी, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था पोर्चुगीज जिसने सती को अपने एरिया में अबॉलिश करा था। तो उनका नाम है अल्फेंसो डी अल्बरकॉर्क्यू। इन्होंने कहा कि जितने भी उस टाइम पे जैसे कोई वॉर होती थी, तो उसमें मान लो कोई फीमेल कैप्चर हुई, तो अपने सोल्जर्स को बोलते थे भाई इनसे शादी करो और इनसे बच्चे पैदा करो। तो ये जितनी भी गोवा में रेस चाहते थे, वो चाहते थे ये फाइनली पोर्चुगीज ही बन जाए, धीरे धीरे करके अपना ही हुकूमत चलते ही रहे और हम ही यहाँ के सर्वे सर्वा हो जाए। उसके बाद आए नीनू दी कुना, ये थर्ड गवर्नर जनरल थे पोर्चुगीज के। फर्स्ट थे हमारे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, सेकंड अल्फेंसो, और थर्ड नीनू दी कुना। तो इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स करी, इन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, अपना हेडक्वार्टर कोचीन से उठा के गोवा ले गए, क्योंकि गोवा काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। एंड पोर्चुगीज सेक्यूर्ड द आइलैंड ऑफ बसई, ये बेसिकली महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इट्स डिपेंडेंसी फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात इन 1534। और इन्होंने चुपके से बहादुर शाह को अपनी शिप पे बुला के मार भी दिया था। तो ये हर चीज मतलब साम दाम दंड भेद जैसे हम कहते हैं ना, किसी तरह बस रूल करते थे विदाउट एनी एथिक्स। हमारा तो रूल करने का तरीका था दैट इज थ्रू एथिकल मेजर्स। अगर सामने वाले की तलवार गिर जाए तो उसे तलवार उठा के पकड़ा दी कि भाई तू लड़ ले, ढंग से लड़, और फिर चाहे मर जा उसमें लड़ते हुए। तो ही अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटिंग मैनी पोर्चुगीज नेशनल देयर विथ हुगली। और ये इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि इन्होंने हुगली में अपना एक ट्रेड सेंटर बनाया जो कि बंगाल में स्थित है।
जिसको 612 में ये ब्रिटिशर्स को हार गए थे। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्चुगीज। जब भी कोई यूरोपियन पावर इंडिया में आई, उसका मकसद खाली ट्रेड करना नहीं था, उनको अपने धर्म का प्रचार भी करना था यहाँ पे। तो स्पेशली जो पोर्चुगीज थे, उन्होंने बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत हैवीली अपने धर्म का प्रचार करा, और वो भी बहुत एक क्रूअल वे में। जैसे मुस्लिम से तो उनका पहले ही सामना हो चुका था इन ईस्टर्न अफ्रीका, तो वो मुस्लिम से तो पहले ही बहुत चिढ़ते थे उनको। जैसे इन्फिडेल्स होते हैं ना, बहुत क्रूअली उनका सप्रेशन करा जाता था। हिंदुज्म के लिए वो स्टार्टिंग में फिर भी थोड़े से टॉलरेंट थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने बहुत हिंदुज्म हिंदुज्म और हिंदू दोनों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करा। उनके मंदिर तोड़े गए, और जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थ्रू हुक एंड क्रोक। तो आइए देखते हैं इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। इट्स प्राइमरी गोल वॉज एग्रेसिव प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड कन्वर्जन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू कैथोलिसिज्म। तो जो धार्मिक एक्सपेंशन था, दैट इज इंटरमिन विद पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इंपीरियल एम्बिशंस। मतलब हर तरीके से अपना कल्चर, अपना धर्म, वो सब उस तरीके से उस एरिया में वो लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि ये हमारा कल्चर भी अपना ले और हमारा धर्म भी अपना ले। इट एम टू स्टैब्लिश अ क्रिश्चियन एम्पायर रादर देन जस्ट ट्रेड रिलेशन। आप देखो, जो भी पोर्चुगीज के अंडर जो एरिया रहे हैं, उसमें आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अब क्रिश्चियन ही रह गई है। हिंदू पॉपुलेशन वहां पे बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पे क्रिश्चियंस ही हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। आप दीव एंड दमन में जाओगे, गोवा में जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे बड़ी बड़ी चर्चेज हैं, और वो चर्चेज एग्जैक्टली उसी जगह बनाई गई जहां पे पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे। उन सबको तोड़ के और उन्होंने वहां पे अपने चर्चेज बनाई। तो continuation for their battles against Muslim infidels from Europe and West Asia. Portuguese consider themselves as racially superior and culturally superior to native जो लोग रहते थे उनसे। तो उन लोगों का ये बहुत बड़ा वहम था दैट दे कंसिडर दैट वाइट मैंस बर्डन। वाइट मैंस बर्डन क्या था कि ये लोग समझते थे कि बहुत रेशियली सुपीरियर लोग हैं और सिविलाइज्ड हैं, और जो पूरी दुनिया है वो अनसिविलाइज्ड है। तो ये जो सफेद जो गोरे लोग थे, दैट इज वाइट मैन, ये उनका दायित्व है, ड्यूटी है कि पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड बनाना। ये जितने भी बाकी धर्म थे उसके लिए बहुत इनटॉलरेंट रहे। जहां भी जाते थे सोचते थे वो धर्म तो ऐसे ही है, वो झूठा धर्म है, केवल हमारा ही धर्म जो है, दैट इज क्रिश्चियनिटी, वही सच्चा धर्म है, और हर इंसान को वही अपना लेना चाहिए। तो आप एशिया को छोड़ के मेजोरिटी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब क्रिश्चियन बन चुके हैं। अफ्रीका में आप देखेंगे मुस्लिम और क्रिश्चियंस आपको मोस्टली लोग मिलेंगे। जो वहां पे जो लोकल धर्म होते थे वो सब लगभग खत्म हो चुके हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें जो मेजर धर्म है जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो केवल क्रिश्चियनिटी ही है। फोर्स्ड कन्वर्जन जो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, दैट इज मैट्रिमोनी अलायंस। अल्फेंजो डी अल्बरकर्क्यू, तो इनका तो आपको पता ही है कि इन्होंने सबसे पहले जो भी वुमेन कैप्चर होती थी, वो अपने जो सोल्जर होते थे उनसे उनको बोलते थे इनसे शादी कर लो, और जो भी इनके बच्चे पैदा होंगे वो होंगे क्रिश्चियंस। हिंदू ऑर्फन्स जो वॉर में छोड़े गए, या फिर कोई जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनको उठा के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। पैसे देते थे कि आ जाओ हमारा धर्म अपना लो। ये आज भी बहुत देखते हैं, बहुत जगह पॉलिसी अभी भी कहीं ना कहीं ये फॉलो होती रहती है। एक्सेप्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली हम देखते हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वर्ल्ड वाइड कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते, बट इंडिया के जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। जो अपर कास्ट जो इनमें कन्वर्ट हुई, उसके चर्चेज और मॉस्क डिफरेंट होते हैं। जैसे एक टर्म, और जो मुस्लिम्स हैं जो लोअर कास्ट से कन्वर्ट हुए, वो आज भी मुस्लिम्स पे भी एक नीची निगाह से उनको देखा जाता है। एंड मैनी वुमेन चोज डेथ ओवर फोर्स कन्वर्जन। तो आप सोचिए क्या हालत रही होगी। एंटी हिंदू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब हर जगह से, मतलब ये नहीं कि एक इनडायरेक्ट वे में प्रैक्टिस हो रहा था, बिल्कुल डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बैन्स लगा दिए गए हिंदू पे, कि जो भी हिंदूइज्म को फॉलो करता है उसको रोजगार ही नहीं दिया जाएगा। पब्लिक वर्शिप बैन,
कि आप पब्लिकली अपना जो धर्म है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फोर्स अटेंडेंस, संडे को आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में उनकी मीट होती है और वो एक टाइप से वहाँ पे कुछ लेसन्स जो बाइबल होती है उसको रीड करते हैं। तो उनको कंपेल करा जाता था कि आप संडे की जो उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनकी जो क्लासेस हैं उसको सुनने जाएं। प्रीस्टली रिस्ट्रिक्शंस, हिंदू प्रीस्ट वाज फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग पोर्चुगीज टेरिटरीज। मतलब जनरली जो हमारे जो प्रीस्ट होते हैं जैसे पंडित जी, उनको एंट्री ही नहीं दी जाती थी कि भाई तुम्हारा काम ही नहीं है। तो बेसिकली उससे क्या होगा, हम अपना कल्चर छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारी शादियां होंगी, जो भी काम होते हैं हम इसमें इन्हीं को बुलाते हैं। तो जब वो उनकी एंट्री ही नहीं होगी तो वो अपना कल्चर फॉलो कैसे कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्शन ऑफ religious site. Approximately 300 to 1000 Hindu temples were systematically destroyed by Portuguese authorities. तो जहां जहां भी इनका रूल रहा इन्होंने सारे हिंदू टेम्पल तोड़ दिए। टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड एज पार्ट ऑफ डेलिबरेट पॉलिसी टू इरेडिकेट हिंदुज्म। ये चाहते थे हिंदुज्म खत्म ही हो जाए। चर्चेज वर ऑफन बिल्ड ऑन द एग्जैक्ट साइट ऑफ डिस्ट्रॉयड हिंदी टेम्पल्स। जहां भी आपके जो हिंदू टेम्पल्स होते थे उनको तोड़ के वहां पे चर्च बना दी गई। हिंदू बुक्स इन संस्कृत एंड मराठी वर बर्न टू डिस्ट्रॉय रिलीजियस नॉलेज। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सबको जला दिया जाता था। टेम्पल डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड सिग्निफिकेंट रिजेंटमेंट अमंग लोकल पॉपुलेशन। तो जो भी लोग अपना धर्म प्रैक्टिस करना चाहते थे वो उस एरिया को छोड़ के बाहर चले गए। इन द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज पावर। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे। इन्होंने हर किसी से पंगा ले रखा था। इंडियन जो रूलर्स थे छोटे बड़े सबसे इनका पंगा था। करप्शन बहुत ज्यादा करते थे और जो इनकी नेवल सुप्रीमेसी थी उसको चैलेंज कराकर इंग्लिश ने, तो उसके बाद से इनका जाना लगभग इंडिया से तय हो गया था कि एटलीस्ट यहाँ की सुप्रीम पावर तो नहीं रहने वाले। तो उनका जो सबसे पहला रीजन था दैट दे लॉस्ट फेवर विद मुगल्स। मुगल्स स्टार्टिंग में इनका फेवर कर रहे थे क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छी चल रही थी। ये ठीक है थोड़ा पासिस वगैरह के लिए पैसे लेते थे लेकिन ये ट्रेड अच्छे से मतलब चल रहा था उस टाइम पे। इन्होंने क्या करा, शाहजहां की वाइफ की दो हैंड जो मेड्स होती हैं उनको पकड़ के उनका फोर्स कन्वर्जन करा डाला। तो इससे जो मुगल से वो बहुत खुन्नस में आ गए, बहुत गुस्सा हुए। तो उन्होंने सीज ऑफ हुगली हुआ उसके बाद, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, जिसको बाद में इन्होंने 1612 में इंग्लिश को दे दिया था। राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टी, स्पेशली मराठास, जिनकी नेवल पावर काफी अच्छी थी, जिन्होंने पोर्चुगीज को बहुत अच्छे से चैलेंज करा। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ कन्वर्जन, तो ये तो आपको पता है इंडिया में अगर कोई धर्म को छेड़ता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। मुगल्स ने भी एक हद तक बहुत टॉलरेंट रहे थे वो। उन्होंने इतना कुछ लोगों को छोड़ दें, औरंगजेब जैसे हो गया या फिर फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के और दो चार सुल्तान थे, लेकिन लार्जली वो लोग फिर भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे क्योंकि यहाँ पता है कि यहाँ के आदमी का धर्म छोड़ोगे तो वो बहुत अपोज करेगा आपको। लेकिन पोर्चुगीज को ये चीज पता नहीं चली, तो वो कब लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। डिसऑनेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस, इनमें करप्शन बहुत था। इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स वीकेंड मोनोपोली, हर जगह तो वॉर में उलझते रहते थे। एंड गोवा लॉस्ट इज सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज बैटल ऑफ टलीकोटा जो हुई थी 1565 में, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी बहुत बुरी तरह, और वो बेसिकली उसके बाद टूट गया था। मतलब मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो उसकी ग्लोरी थी पूरी तरह चली गई थी। तो उसकी वजह से ट्रेड खत्म हुआ और गोवा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वीकनेस, वीक सक्सेसर, जो 3 गवर्नर जनरल आए उसके बाद ऐसा कोई इंसान नहीं आ पाया इनके पास, लीडर जो इनकी टेरिटरीज और इनके इंटरेस्ट का ध्यान रख सके। पॉलिटिकल rivalries, lack of trust among kings, governors, official associated with Indian possessions created internal conflict. Frequent recalls, जो इनकी गवर्नमेंट थी वो कोई भी मान लो अच्छा काम करता था तो उसको वो वापसी बुला लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ये यूनियन विद स्पेन। तो फिर 1580 में स्पेन प्लस पोर्चुगल का एक यूनियन हो गया। तो उसमें पोर्चुगीज के इंटरेस्ट का ध्यान इतना नहीं दिया जितना स्पेन के इंटरेस्ट का ध्यान दिया गया। और स्पेन को ब्राजील में गोल्ड माइन मिली थी, तो जब सोना वहां मिल गया तो इनका जो जितना भी ध्यान था इंटरेस्ट वो चला गया साउथ अमेरिका की तरफ। वहां पे इन्होंने जाके बहुत एक्सप्लॉयटेशन करी और ये वहां पे अपना इन्होंने अच्छा सिक्का जमाया। आज भी आप पॉपुलेशन देखते हैं वो बेसिकली इन्हीं दोनों की है।
और करप्शन बहुत ज़्यादा था इनके ऑफिशियल्स में। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिसोर्स शिफ्ट, डिस्कवरी ऑफ गोल्ड माइन्स इन ब्राजील एंड अर्जेंटीना, शिफ्ट इज पोर्चुगल्स फोकस फ्रॉम इंडिया। डिसऑनेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस, वो करप्शन बहुत ज़्यादा था। लॉस ऑफ गोवाज इंपॉर्टेंस, ये हमने देख ही लिया है। स्पाइस ट्रेड लॉस, द ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड केम अंडर कंट्रोल ऑफ डच। तो जो इंडोनेशिया और सुमत्रा से जितनी भी स्पाइस ट्रेड होने लगी उसका कब्जा, उस पर कब्जा कर लिया था डच ने। इकोनॉमिक सेंटरशिप, गोवा वाज सुपरसीडेड बाय द ब्राजील, क्योंकि अब उनको इंडिया में इतना कुछ अपना फ्यूचर दिखा नहीं, तो उनका सारा जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया गोवा, साउथ अमेरिका की तरफ। मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक ड्रॉबैक्स, राइज ऑफ rival powers, Dutch and British had great resources and naval capabilities। क्योंकि रेनेसांस तो यूरोप में चल ही रहा था, तो सबसे पहले मान लो अगर राइज करा पोर्चुगीज ने, उसके बाद ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इन्होंने भी बहुत साइंस की फील्ड में तरक्की करी, तो इसकी वजह से इन्होंने उसकी जो अथॉरिटी थी उसको खूब ढंग से चैलेंज करा। लॉस ऑफ नेवल सुपीरियोरिटी, तो ये पॉइंट भी हम देख ही चुके हैं। इनएडुकेट मैन पावर, इनसफिशियंट मैन पावर टू मेंटेन एंड एक्सपेंड टेरिटोरियल कंट्रोल, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो था वो साउथ साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो उनको वहां पे जो भी इंटरेस्ट थे वो ज्यादा उनके वहां दिखे उन्हें अपने। लॉस ऑफ स्ट्रैटेजिक टेरिटरीज, अब जो बॉम्बे था उसको उन्होंने 60-61 में इंग्लैंड को दे दिया एज ए डाउरी। डच कॉन्क्वेस्ट, लॉस्ट ऑल देयर फोर्स टू डच ऑन द मालाबार कोस्ट इन 1663। लॉस ऑफ सूरत, जो इंग्लिश ने ले लिया उनसे 612 में, 1612 में। अब उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था राइज ऑफ इंडियन पावर्स। मुगल कंसोलिडेशन होने लगी, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत जो थी वो बेसिकली नॉर्थ तक ही लगभग एक्सपैंड करी थी, लेकिन अकबर ने फर्स्ट टाइम गुजरात पे कब्जा किया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जब मुगल्स आए तो उन्होंने इंडिया की पावर को कंसोलिडेट करना चालू करा और लगभग अपना वर्चस्व पूरे इंडिया पे जमाने की कोशिश करी। गुजरात कैप्चर, अकबर्स कैप्चर ऑफ गुजरात एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर्स केप्ट पोर्चुगीज टेरिटोरियल एम्बिशंस इन चेक, क्योंकि 1707 तक जो हमारी 1556 से आप देखेंगे 1707 तक मुगल रूलर्स थे, वो सारे अच्छे रूलर्स थे और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। यहाँ पे आपके आए थे हुमायूं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये औरंगजेब की डेथ। तो तब तक मुगल ने काफी एक्सपेंशन करा और अपनी जो पावर थी इंडिया में बहुत अच्छे से दिखाई। मराठा एक्सपेंशन, जहां पे पोर्चुगीज एक्चुअली रूल कर रहे थे वहीं पे लगभग मराठा एक्सपेंशन हुई। तो मराठास तो इंडियन पावर को ही इतना चैलेंज कर रहे थे, तो बाहर की पावर को तो उन्होंने कितना ही चैलेंज करा होगा। लॉस टू मराठास, मराठास कैप्चर सेल्सिते एंड बसई फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1739। तो मराठा की जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉलिसी होती थी रेड करने की, ये कहीं कहीं भी जाते थे बहुत तेजी से हमला करते थे और वहां से लूट मार करके आ जाते थे, तो इस चक्कर में पोर्चुगीज को काफी नुकसान होता था। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया रिड्यूस्ड पोर्चुगीज लोकल एडवांटेजेस। तो जब इन्होंने किसी भी एरिया में कब्जा करा था तो वहां पे जो लोकल पॉलिटिक्स थी वो बहुत डाउनफॉल में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन एरिया में स्पेशली इजिप्ट पर्शिया में जहाँ पे पोर्चुगीज के काफी दुश्मन थे उनमें एक पावरफुल डायनेस्टीज आई जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करा। अब पोर्चुगीज ने ठीक है बहुत दिक्कतें दी इंडिया को, कन्वर्जन करे, हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी देखी गए। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट एक मैरीटाइम रूट मिला फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ये फर्स्ट टाइम वर्ड मतलब हुआ था हिस्ट्री में हमारी। द वास्को डिगामा अराइवल इन कैलिकट 1498 ओपन द फर्स्ट डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, बिगिनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म। क्योंकि वो सबसे पहले आए थे, उन्होंने कौन कौन से हमारे एरिया कब्जाए, दीयू, गोवा, कैलिकट, कैनानॉर एंड एटसेट्रा। यूरोपियन सुप्रीमेसी एंड इंडियन ओशियन, उन्होंने आपको पता है कार्टेज सिस्टम स्टार्ट करा था, अपनी पॉलिसी जमाई थी, भाई यहां से निकलना है तो पास लेके जाओ हमसे। मिलिट्री, उन्होंने दिखाया कि कैसे नेवल सुप्रीमेसी बनाई जाती है, अपनी जो शिप्स थी उसमें वो फायर पावर का उन्होंने इस्तेमाल करके दिखाया पूरी तरह ढंग से। तो ये उनके काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। उनकी शिप्स थी काफी एडवांस थी, मिलिट्री जो टैक्टिक्स थे वो काफी डिफरेंस थे जो हम लोग यूज करते थे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, सुपीरियर थे। स्ट्रैटेजिक फोर्टिफिकेशन, कि कैसे अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद बहुत सारी क्रॉप्स
उन्होंने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में या फिर नॉर्थ अफ्रीका में उनको मिली थी। जैसे पटैटोस, स्वीट पटैटोस, टमाटोस, चिलीज, कैशूनट्स, पाइनएप्पल, पपाया, टबैको और गुआवा। दो सोचो, अगर अब ये क्रॉप्स वो ना लाए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। तो ये हम सोचते हैं ये हमारी लोकल क्रॉप्स नहीं है, ये सारी क्रॉप्स बाहर से आई हैं। टबैको तो अब मतलब पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे फेमस ही है, जो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। सॉरी। कलिनरी इंटीग्रेशन। तो आज हमारी जो इंडियन फूड प्रैक्टिसेस हैं वो पोर्चुगीज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एग्रीकल्चर इनरिचमेंट, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब उनका कल्चरल इंपैक्ट क्या था, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस लाए। तो इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन 1556, इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड स्प्रेडिंग लिटरेसी। बाइबल का ट्रांसलेशन उन्होंने लोकल लैंग्वेज में करा, लाइक कन्नड़, मलयालम, कोंकणी। आर्किटेक्चर लेगेसी। अगर आप कभी गोवा जाएंगे तो इतनी वास्ट चर्चेज होती हैं, बिल्कुल एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। मतलब आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है इंडियन से। विजुअल आर्ट्स। मिशनरीज एंड चर्च सर्व एज इंस्ट्रक्टर एंड पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग, कार्विंग एंड स्कल्पचर। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। तो introduced Portuguese words in Konkani and other local languages. Metallurgy. Goa became a thriving center for silver and goldsmithing arts. तो आज हमने पोर्चुगीज को कंट्रोल लगभग खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डच को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।